हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 15। ठीक है बेटे। तो आज हमारे पास पहले यूनिट का 15वां वीडियो है। और इससे पहले 14 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। और इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप यूनिट नंबर 1 के पूरे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ यदि आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर, और वहां पर भी आपको सभी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र होते हैं 3 प्रकार के: मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को हम सरलतम सूत्र भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। उसके बाद नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे आणविक सूत्र, या आणविक सूत्र का दूसरा नाम होता है अणु सूत्र। इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद बेटे नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो हमें इन तीनों प्रकार के सूत्रों के बारे में आज अध्ययन करना है। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है रासायनिक सूत्र के बारे में, कि रासायनिक सूत्र का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटे। तो हम हेडिंग लिखते हैं, और आपको भी मेरे साथ साथ लिखना चाहिए, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही सबसे अच्छे होते हैं। ऐसे नोट्स जो आप अपने हाथ से लिखते हो, वे नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि उनसे आप रिवीजन कर सकते हो बहुत तेजी से। रासायनिक सूत्र, या इंग्लिश में कहते हैं बेटे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला। देखो मैं बताता हूं आपको रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूले का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप कहोगे कि सर अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। तो बेटे एक बात बताओ, NH3 में नाइट्रोजन एक तत्व है जिसका एक परमाणु है, और हाइड्रोजन तत्व के कितने परमाणु है? 3 परमाणु। तो ये तत्वों के प्रतीक हैं। नाइट्रोजन तत्व का प्रतीक क्या है? N। हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक क्या है? H। तो किन्हीं तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, या कुछ तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, या केवल ऐसा कह दो कि तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है। जैसे इसने अमोनिया के एक अणु को प्रदर्शित किया है। ये तत्वों के प्रतीकों का एक समूह है। इसमें नाइट्रोजन तत्व का भी प्रतीक लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन तत्व का भी प्रतीक लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हो तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? रासायनिक सूत्र। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि तत्वों के तत्वों के प्रतीकों का तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, समूह माने ग्रुप,
जिसमें कुछ तत्वों के प्रतीक लिखे हुए हों। तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, कोमा क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो इसे कहते हैं बेटे रासायनिक सूत्र। जैसे आपको अभी मैंने एक उदाहरण दिया अमोनिया का, तो आप लिख सकते हो, जैसे यहां लिखता हूं बेटे अमोनिया, अमोनिया ऐसे ही तो लिखा जाता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे, अमोनिया का रासायनिक सूत्र, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक सूत्र का मतलब है तत्वों के प्रतीकों का एक समूह, विभिन्न प्रकार के तत्वों के प्रतीकों का एक ग्रुप, जिससे किसी यौगिक के एक अणु को हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटे। अब देखो एक बात बताता हूं आपको। अब हमें सीखना है कि रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हम हेडिंग लिखते हैं रासायनिक सूत्रों के प्रकार, रासायनिक सूत्रों के प्रकार, या आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, रासायनिक सूत्र होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, और तीनों को ही हमें समझना है। तो मैं यहां लिखता हूं रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमें सीखना है रासायनिक सूत्र, उसे कहते हैं बेटे मूलानुपाती सूत्र। क्या कहते हैं बेटे? मूलानुपाती सूत्र। तो सबसे पहले तो हमें सीखना है कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मूलानुपाती सूत्र का एक नाम और है। मूलानुपाती सूत्र को कुछ बच्चे कहते हैं सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र। तो सबसे पहले तो हमें सीखना है मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, या इसे इंग्लिश में कहते हैं इंपीरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं बेटे? इंपीरिकल फॉर्मूला। नंबर 2 पर हमें सीखना है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र को ज्यादातर बच्चे कहते हैं अणु सूत्र। आप आणविक सूत्र कह दो या अणु सूत्र कह दो, एक ही बात है। या इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और नंबर 3 पर हमें सीखना है संरचना सूत्र। नंबर 3 पर हमें सीखना है संरचना सूत्र, या संरचना सूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
तो हमें पता होना चाहिए रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र, नंबर 2 आणविक सूत्र या अणु सूत्र, और नंबर 3 संरचना सूत्र, जिसे आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, तो हमें सबसे पहली बात यहां सीखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र के बारे में। तो हेडिंग लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, या हम कह सकते हैं सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र या इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला। ध्यान से समझेंगे बेटे, बिल्कुल। देखो नाम से ही पता चल रहा है मूलानुपाती, किसी यौगिक का या किसी अणु का ऐसा सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं, या ऐसा कह सकते हो सभी तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को बताता है कि इस यौगिक के इस अणु में किस तत्व के कितने परमाणु होंगे, या फिर विभिन्न परमाणुओं के अनुपात क्या होंगे। सरलतम अनुपात को जो प्रदर्शित करेगा परमाणुओं के, उस सूत्र को आप कहोगे सरलतम सूत्र। वो बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व के जो परमाणु हैं वे किस सरलतम अनुपात में हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी यौगिक का, किसी यौगिक का सरलतम सूत्र, किसी यौगिक का सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र भी लिख सकते हो आप, यह बताता है, यह बताता है कि उस यौगिक के, उस यौगिक के एक अणु में, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित, ध्यान से समझना, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्वों के परमाणु किस सरल अनुपात में उपस्थित हैं, किस सरल अनुपात में, अनुपात में हैं, ऐसे लिख दो, किस सरल अनुपात में हैं। ध्यान से समझो, आपको पता है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उन परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है, उस सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र ही सरलतम सूत्र कहलाता है। जैसे आप उदाहरण से स्पष्ट कर लोगे इस बात को। देखो उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बेटे यहां लिखूंगा किसी यौगिक का नाम, यहां लिखूंगा यौगिक का नाम, और यहां लिखूंगा बेटे उस यौगिक का अणु सूत्र, और यहां हम समझेंगे सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र का क्या मतलब होता है, किस तरह हम ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो मैं सबसे पहले एक यौगिक लिखता हूं, इथेन लिखता हूं, चलो इथेन, क्या है इथेन, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना इथेन। इथेन का अणु सूत्र क्या होता है, एथ माने 2 कार्बन होते हैं, C2, और संयोजकता पूरी करने के लिए 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। C2H6 इथेन का अणु सूत्र है। अब यदि कोई पूछता है कि इथेन का सरलतम सूत्र बताओ क्या होगा, या इथेन का मूलानुपाती सूत्र बताओ क्या होगा, तो कैसे हम निकाल लेंगे।
हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ है यहाँ, कार्बन के कितने परमाणु लिखे हुए हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 6। तो ये संख्या जो है ना 2 और 6, ये देखो कौन सी संख्या से कट जाएंगी दोनों संख्याएं। आप कहोगे कि सर 2 से कट जाएंगी, 2 × 2 और 2 × 3 = 6, कट गया। तो सरलतम अनुपात कार्बन के परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में सरलतम अनुपात क्या आया है, 1:3। क्या आया है, 1:3। तो सरलतम सूत्र होगा C1 और H3। क्या होगा बेटे, C1H3। और 1 को तो लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं है, तो आप इसे CH3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CH3। तो इथेन का अणु सूत्र तो C2H6 है, पर सरलतम सूत्र है CH3। अणु सूत्र का मतलब होता है किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या प्रदर्शित करने वाला सूत्र अणु सूत्र होता है, जो बताता है कि इथेन के एक अणु में 2 तो कार्बन के परमाणु हैं और 6 हैं हाइड्रोजन के परमाणु। जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है वो तो होता है अणु सूत्र, और जो परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को बताता है वो होता है सरलतम सूत्र। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? सरल अनुपात कार्बन और हाइड्रोजन में कितना है, 1:3। ये सरल अनुपात है। जैसे चलो अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मान लो हम बात करते हैं ग्लूकोज की। आप ग्लूकोज को देखो, ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का अणु सूत्र। अणु सूत्र बताता है किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को। ग्लूकोज में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 परमाणु वास्तविक रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए C6H12O6 को हम कहते हैं ग्लूकोज का अणु सूत्र। पर यदि हमारे से कोई पूछेगा कि ग्लूकोज का आप सरलतम सूत्र बताओ क्या होगा, तो हम देखेंगे कि क्या ये तीनों संख्याएं 6, 12 और 6 किसी संख्या से कट सकती हैं। तो आप कहोगे कि हाँ सर 6 से कट जाएंगी। 6 × 6, 6×2 = 12 और 6 × 6, तो ये आया CH2O। CH2O, क्योंकि 1 को लिखने की तो आवश्यकता है ही नहीं। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र तो C6H12O6 होता है, परंतु ग्लूकोज का सरलतम सूत्र CH2O होता है, क्योंकि CH2O बताता है ग्लूकोज के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात क्या है, इस चीज को बताता है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। बताओ 6 × 6, 6 × 6, मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, CH। बताओ अब समझ में आता है क्या आपके? उम्मीद है आपके समझ में आया होगा मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटे, मतलब किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताने वाला सूत्र होता है सरलतम सूत्र। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे बेटे हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, एक बहुत अच्छी बात सीखते हैं। चलो हेडिंग लिखते हैं, एक नोट। नोट में एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास कोई यौगिक है, ठीक है, मैं लिखता हूं किसी यौगिक में, किसी यौगिक में किसी यौगिक में किसी तत्व की, मान लो एक यौगिक है, उस यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा हमें ज्ञात करनी है। किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना, ये काम करना आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेटे इसके ऊपर। आपको एक यौगिक दिया जाता है, उसका अणु सूत्र दिया जाता है और पूछा जाता है कि उस यौगिक में एक विशेष तत्व के बारे में वो पूछते हैं कि उसकी प्रतिशत मात्रा बताओ कितनी होती है। तो किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं हम?
इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है, देखो सूत्र है, यदि किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा आपको निकालनी है किसी यौगिक में, ध्यान से समझेंगे। मान लो कोई यौगिक है और उस यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप तत्व का भार लिखोगे, ऊपर ऊपर तो लिखोगे तत्व का भार, और बटे में लिखोगे यौगिक का अणुभार, और गुणा कर दोगे 100 से। ये फार्मूला बहुत काम का है, इस फार्मूले को ध्यान रखना है। और फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी चलो बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो इससे सीख जाओगे आप कैसे फार्मूला यूज करते हैं हम। मान लो एक क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। मान लो क्वेश्चन आया, यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां से हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले तो यूरिया का आपको निकालना पड़ेगा, यूरिया का अणुभार निकालना पड़ेगा बेटे, यूरिया का अणुभार निकालने मैंने आपको सिखा रखे हैं, याद आ गया होगा आपके। अणुभार निकालने अच्छे तरीके से सिखा रखे हैं, इसी यूनिट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अणुभार का वीडियो। देखो यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का अणु सूत्र होता है NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का अणु सूत्र। अब यदि आपको इसका अणुभार निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। देखो एक तो ये है, एक तो ये है, 2 तो हैं नाइट्रोजन के परमाणु, और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14, प्लस हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 और 2 4, 4 परमाणु हैं हाइड्रोजन के। और बेटे कार्बन का एक परमाणु है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। यदि आप इन सबको जोड़ोगे ना, जैसे 14 दूनी 28 में 4, 12 और 16 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 60। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने प्राप्त किया है यूरिया का अणुभार। यूरिया का अणुभार कितना आता है, 60 आता है। और ये याद रखना है आपको, जो मुख्य मुख्य यौगिक हैं उनके अणुभार आपको याद होने चाहिए। यूरिया का अणुभार कितना आया है बेटे, 60। अब आपको देखना है कि यदि मैं 60 ग्राम यूरिया लेता हूं तो उसमें कितने ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, और 2 परमाणु हैं, परमाणु भार नाइट्रोजन परमाणु का होता है 14, 14 दूनी 28, 28 ग्राम। तो आप कह सकते हो कि 60 ग्राम यूरिया में, 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन का भार कह दो, या नाइट्रोजन का द्रव्यमान कह दो, या नाइट्रोजन की मात्रा कह दो। भाई नाइट्रोजन के तो 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। तो 14 दूनी कितने हुए, 28, 28 ग्राम। तो 60 ग्राम में 28 ग्राम है। यदि आपको परसेंटेज निकालनी है ना नाइट्रोजन की, उन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो फार्मूला लगेगा तत्व का भार, तत्व माने कौन सा तत्व, नाइट्रोजन, इसका भार, बटे यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार। अब यौगिक कौन सा है बेटे, यौगिक है हमारे पास यूरिया, कौन सा है, यूरिया, और गुणा 100। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो आप,
तत्व का भार यानी 60 ग्राम यूरिया में कितने ग्राम है? 28। और बेटे अणुभार कितना है यूरिया का? 60। और ऊपर गुणा कितने से करनी है? 100 से गुणा करनी है। तो 28 बटे 60 गुणा 100। कैंसिल करो, एक काम करो, जीरो से तो जीरो, जीरो से तो जीरो काट दो आप। अब हमारे पास 6 है और 28 है, कितने से कटेगा? 2। 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ये बचा हमारे पास 14 बटे 3 गुणा 10। अब आप 14 को 3 से भाग करोगे, कर लोगे ना भाग, तो ये आ जाएगा 4.66 के लगभग आ जाएगा, 4.66। ये आ जाएगा बेटे 4.666, इस तरह आता रहेगा। तो आप इसे 4.667 लिख सकते हो। और जब आप 4.667 की 10 में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है 0.1 अंक आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा 46.67%। ये उत्तर आएगा हमारा, ये आंसर है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 46.67%। ठीक है बेटे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन है किसी धातु के 33 ग्राम, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, किसी धातु के 33 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 71.2 ग्राम धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके कितने ग्राम? 71.2 ग्राम धातु ऑक्साइड बनाते हैं। 71.2 ग्राम धातु का ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड ही लिख देता हूं, चलो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि किसी धातु के 33 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 71.2 ग्राम धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो धातु ऑक्साइड में, यानी धातु का जो ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड में ऑक्सीजन, ये O का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें बतानी है ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी। यहां से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है किसी धातु के 33 ग्राम में, धातु हमारे पास 33 ग्राम है और जो ऑक्साइड बना है वो 71.2 ग्राम है। तो मुझे यूं बताओ कि ऑक्साइड में तो धातु भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, दोनों चीज होंगी। तो यदि आपको ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है ना, ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालने का एक तरीका है, आप धातु ऑक्साइड की मात्रा में से, ये जो धातु ऑक्साइड की मात्रा है ना, इस धातु ऑक्साइड की मात्रा में से आप घटा दो धातु की मात्रा। मात्रा कह दो या भार कह दो या द्रव्यमान कह दो, एक ही बात है। अब बताओ मुझे धातु ऑक्साइड कितना है। धातु ऑक्साइड हमने लिया है 71.2 ग्राम, यह प्राप्त हुआ था हमें। तो ये आ गया 71.2 ग्राम तो था धातु ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ था। और धातु है हमारे पास कितनी? 33 ग्राम। धातु है हमारे पास 33 ग्राम, 33.0 आप लिख सकते हो। तो 71.2 ग्राम में से जब आप 33 ग्राम घटाते हो तो आपको मिलेगा 38.2 ग्राम। चलो 33 ही लिख दो, यहाँ जगह कम है। हमें प्राप्त होगा 38.2 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पास आई है 38.2 ग्राम और धातु ऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 71.2 ग्राम। तो अब आप फार्मूला लगा सकते हो, परसेंटेज किसकी निकालनी है? ऑक्सीजन की।
यदि ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो फार्मूला लगेगा तत्व का भार, तत्व माने ऑक्सीजन, तत्व का भार या मात्रा बटे यौगिक। यौगिक कौन सा है? धातु ऑक्साइड है। कौन सा है? धातु ऑक्साइड। लिख देता हूं, चलो। यौगिक है धातु ऑक्साइड का भार और गुणा करनी है 100 से। अब वैल्यू पुट कर दो आप। तत्व यानी ऑक्सीजन का भार कितना आया? 38.2 ग्राम। 38.2 ग्राम अपॉन यौगिक का भार यानी धातु ऑक्साइड कितना था? धातु ऑक्साइड देखो इतने ग्राम धातु ऑक्साइड बनता है 71.2 और गुणा करनी है किससे? 100 से। तो ये दशमलव से तो दशमलव कट जाएगा और डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा ना। ऊपर 382 है और नीचे है 300। ऊपर तो है 382 और नीचे है 712। तो आप एक काम कर लो, आप जो है 2 से तो कट जाएंगी दोनों संख्याएं, 2 से कट जाएंगी तो इसे 2 से काटो। 2 तिया 6, अब बचे हमारे पास 11, 2 पंजे 10, अब एक बचा 12, 2 छिंग 12, इसे भी 2 से काट लो। 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 एकम 2, यह आया 191। 191 ऊपर गुणा 100 भी है और बटे में है 356। जब आप 191 को 356 से भाग करते हो तो आपको मिलता है 0.5365। ये इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.5365। भाग करके देख लेना आप। 0.5365 और गुणा क्या है? 100। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो दशमलव यहां से 2 अंक आगे चला जाएगा और ये आ जाएगा 53.65%। तो इसका मतलब ये है कि धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो परसेंटेज है, वो 53.65% है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बेटे, 2 हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अमोनिया में, देखो ध्यान से समझिए जरा, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बारे में इन्होंने दे रखा है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन भारानुसार क्रम से है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन भारानुसार क्रम से है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन भारानुसार क्रम से है। 14:3 के अनुपात में है। 14:3 के अनुपात में है। ये अनुपात दे रखा है इन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में। तो अमोनिया का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। तो इन्होंने कहा है अमोनिया का क्या ज्ञात करना है? मूलानुपाती सूत्र, या सरलतम सूत्र भी आप कह सकते हो। अमोनिया का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा है अमोनिया का आप मूलानुपाती सूत्र बताइए कि क्या होगा। बिल्कुल ऐसा सवाल है जैसा आपने क्लास 9th में करा था। जब आप कक्षा 9 में थे तो आप ऐसे प्रश्नों को हल करते थे। कैसे करते थे? आप सबसे पहले तो लिखते थे यहाँ तत्व। ठीक है, कुछ बच्चों के तो याद आ जाएगा और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो किसी ने कराया ही नहीं था ये सवाल। 9th क्लास में आपने इस क्वेश्चन को करा था जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। इधर तो हमने लिख लिया क्या बेटे? तत्व। उसके बाद हम तत्व के बाद लिखते थे वहां
प्रतिशतता लिखते थे, प्रतिशतता, या फिर आप यहाँ लिख दो अनुपात, क्योंकि इन्होंने हमें दिया है अनुपात। ठीक है, यहाँ हम प्रतिशतता या अनुपात लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे परमाणु भार, यहाँ लिख देंगे परमाणु भार, उस तत्व का परमाणु भार कितना है। और परमाणु भार के बाद हम लिखेंगे मोल अनुपात या आपेक्षिक अनुपात, मोल अनुपात। और मोल अनुपात के बाद हम लिखेंगे सरल अनुपात। तो इस तरह हम कॉलम बनाते थे वहां, जब हम 9th क्लास में थे, याद आ रहा होगा आपके। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तत्व, फिर लिखना है उस तत्व का परसेंटेज क्या है या अनुपात क्या है, फिर लिखना है उसका परमाणु भार कितना है, फिर मोल अनुपात मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलता है, और सरल अनुपात भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि 9th क्लास में आप सीख कर आए हो ये सारी चीजें। भाई इन्होंने दो तत्व दिए हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये लिख लिया हमने नाइट्रोजन और ये लिख लिया हमने हाइड्रोजन। इनका अनुपात दिया है 14:3। यहाँ हमने लिख लिया 14 और यहाँ लिख लिया हमने 3। फिर परमाणु भार नाइट्रोजन का कितना होता है, आपको याद होगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। परमाणु भार मैंने आपको सिखा रखे हैं। मोल अनुपात, मोल अनुपात होता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार या अनुपात बटे परमाणु भार। इसे इससे भाग करनी है, तो ये हो जाएगा 14 को जब 14 से आप भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ 3 को 1 से भाग करनी है, 1 से भाग करोगे तो 1 या 3, 3 आ जाएगा। और ये पूर्ण संख्याओं में अनुपात है, तो सरल अनुपात भी यही होगा, 1 और 3। ठीक है, तो आपको पता चला है, क्योंकि नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो सरल अनुपात आया है परमाणुओं का, वो आया है 1:3। इसलिए यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र क्या, सरलतम सूत्र कहो, क्योंकि हमने निकाला है सरल अनुपात। क्या निकाला है, सरल अनुपात। देखो ये लिखा हुआ है ना सरल अनुपात, तो हमें कहना चाहिए सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कह दो आप। देखो नाइट्रोजन का हिस्सा 1 है, तो नाइट्रोजन के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का हिस्सा 3 है, तो हाइड्रोजन के नीचे हम 3 लिख सकते हैं। या फिर आप इसे ऐसे लिखोगे, 1 को तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, NH3 लिखोगे और यही आपका आंसर है। तो इस तरह के सवाल आपने 9th क्लास में किए थे, ये बात पक्की है बिल्कुल। तो ये होता है बेटे मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। और मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे ये हमने अमोनिया का मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र ज्ञात किया है। ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार के सूत्र की। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटे, दूसरा मैंने आपको बताया था आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, या आणविक सूत्र को हमने दूसरा नाम दिया था अणु सूत्र, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके बारे में बात करेंगे हम, आणविक सूत्र या अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। अभी मैंने बीच में आपको बताया है, बीच में पढ़ाते पढ़ाते बताया है कि किसी यौगिक का अणु सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, वास्तविक संख्या। अभी मैंने बताया है ना आपको पढ़ाते हुए, तो आप उसी परिभाषा को लिखोगे कि किसी यौगिक का अणु सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र का ही तो एक प्रकार है ना बेटे, तो हम लिखेंगे वह रासायनिक सूत्र होता है, ऐसा लिख सकते हो आप। वह रासायनिक सूत्र होता है जो उस यौगिक के
एक अणु में उपस्थित, ये एक लिखा हुआ है, एक, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है। ठीक है बेटे, क्या बताता है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितनी है। ठीक है, इसे कहते हैं आणविक सूत्र या अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल लगाते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। हालांकि मैंने सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र में भी आणविक सूत्र के उदाहरण दे दिए थे। जैसे इथेन है, इथेन का आणविक सूत्र आपको बताया था C2H6, यही तो बताया था। इथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6। आणविक सूत्र कह दो या अणु सूत्र कह दो, एक ही बात है। जैसे ग्लूकोज का आपको क्या बताया था? ग्लूकोज का अणु सूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और बेटे बेंजीन का भी तो बनाया था। बेंजीन का क्या बताया था, बताओ अणु सूत्र? C6H6। तो एक्सेट्रा। तो मतलब कहने की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए अणु सूत्र का क्या मतलब होता है। अणु सूत्र का मतलब होता है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या प्रदर्शित करने वाला सूत्र या वास्तविक संख्या परमाणुओं की प्रदर्शित करने वाला रासायनिक सूत्र कहलाता है अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। एक चीज बताता हूं, बहुत काम की, आपको ध्यान से समझेंगे बेटे। ये जो अणु सूत्र होता है ना, ये जो अणु सूत्र होता है, इसकी एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि ये अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का, यहाँ ये क्या है? मूलानुपाती सूत्र का n गुना होता है। तो ब्रैकेट में बंद करके n लिख देते हैं। अब एक समस्या खड़ी हुई कि n क्या बीमारी है, इस n के बारे में बताओ सर क्या है। हमें आपने बता दिया कि अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का n गुना होता है। यहाँ n क्या है? n पता क्या होता है बेटे? चलो यहां बताता हूं आपको। जहां n बराबर अणुभार, जो अणु है उसका अणुभार दिया होगा, हमें क्वेश्चन में अणुभार दिया होगा, बटे मूलानुपाती सूत्र भार। यदि हम मूलानुपाती सूत्र निकाल लिए हैं, मान लो हमने मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया है, तो मूलानुपाती सूत्र का भार तो हम निकाल ही लेंगे, उसमें उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़कर। तो मूलानुपाती सूत्र भार हम निकाल लेंगे। अणुभार उन्होंने दिया है, तो दिए गए अणुभार को मूलानुपाती सूत्र भार जो हमने निकाला है उससे भाग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं n। n एक पूर्णांक होता है, ध्यान रखना है, n क्या होता है? पूर्णांक। और वो जो n वैल्यू आएगा, मूलानुपाती सूत्र लिखो और बाहर n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आई है उसे लिखो और उसकी गुणा सारी संख्याओं में कर दो अंदर, जो मूलानुपाती सूत्र की संख्याएं हैं। तो उससे हमें प्राप्त होगा अणु सूत्र। क्या प्राप्त होगा बेटे? अणु सूत्र प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वो भी मैं बता देता हूं आपको। अणुभार निकालने का एक तरीका और है। अणुभार कह रहा हूं बेटे मैं, अणुभार, अणु सूत्र नहीं कह रहा हूं, अणुभार। यदि आपको अणुभार नहीं दिया गया है सवाल में, तो आपको वाष्प घनत्व दिया गया होगा, तो अणुभार दुगना होता है वाष्प घनत्व का। अणुभार वाष्प घनत्व का क्या होता है? दुगना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वे अणुभार देते हैं ज्यादातर तो, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वे अणुभार नहीं देते हैं और वे देते हैं वाष्प घनत्व। तो आप वाष्प घनत्व को 2 से जब गुणा कर दोगे तो अणुभार ही निकल जाएगा।
और उस अणुभार को यहां हम इस्तेमाल करेंगे। ऊपर अणुभार, नीचे मूलानुपाती सूत्र भार रख के एन का वैल्यू निकाल लेंगे, एन को यहां यूज करेंगे। तो इन दोनों चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप कहां जरूरत पड़ेगी मैं अभी बताता हूं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को सब बच्चे। यहां जरूरत पड़ने वाली है हमें एन की भी, और किस तरह हम एन का वैल्यू निकालते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। इन्होंने कहा है एक यौगिक में के दे रखा है 42.394%। ध्यान से देखेंगे बेटे, एक यौगिक में पोटेशियम की प्रतिशतता इन्होंने दे रखी है 42.394%। 42.394%, ये तो है पोटेशियम, कोमा Fe है 15.217%। Fe है 15.217%, कोमा कार्बन है 19.563%। कार्बन है 19.563%। कितना है? 19.563%। तथा नाइट्रोजन है 22.826%। नाइट्रोजन है 22.826%। ये दे रखी है प्रतिशतता इन्होंने चार तत्वों की एक यौगिक के अंदर। पाया गया। अब प्रतिशतता तो आपको निकालनी आती है, इन्होंने कैसे निकाल ली होगी प्रतिशतता? किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो तो उस तत्व का भार बटे यौगिक का भार गुणा 100, ऐसे ही तो सिखाया था आपको, एक क्वेश्चन करके दिखाया था। उसी आधार पर इन्होंने एक यौगिक में पोटेशियम, Fe यानी आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन चार तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकाल ली है। इन्होंने निकाल के हमें बता दी इतनी इतनी पाई गई। यदि यौगिक का अणुभार 368 हो, यदि यौगिक का अणुभार इन्होंने दिया है, यदि यौगिक का अणुभार 368 है लिखता हूं मैं, है तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। हमें बताना है यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। हमें इन्होंने बताई है चार तत्वों की प्रतिशत मात्रा। तो हम फिर दोबारा से आ जाते हैं क्लास 9th पर, 9th क्लास पर आ जाते हैं। चलो देखो, यहां तो हम लिखेंगे तत्व लिख देंगे। तत्व इन्होंने हमें दिए हैं के, Fe, C और N, और यहां लिखेंगे हम उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा, और यहां लिखेंगे उन तत्वों के परमाणु भार, कि उन तत्वों के परमाणु भार कितने हैं। और फिर लिखेंगे हम मोल अनुपात, यहां लिख लेंगे बेटे मोल अनुपात, और फिर हम लिख देंगे यहां पर सरल अनुपात। और सरल अनुपात से हमें प्राप्त होगा सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र। तो ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, ये 5 कॉलम आपको बनाने आने चाहिए बिल्कुल। यदि आपको सरलतम सूत्र अर्थात मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है तब भी, और अणुसूत्र ज्ञात करना है तब भी। तो के, सबसे पहला तत्व के है, के के बाद दूसरा तत्व है Fe, और Fe के बाद तीसरा तत्व है कार्बन, और चौथा तत्व क्या है? नाइट्रोजन। ये लिख लिया हमने चारों तत्व। इनकी प्रतिशतता देखो, पोटेशियम कितना है? 42.394%। Fe कितना है? 15.217%। और कार्बन कितना है? कार्बन है 19.563, 19.563%। देखो इतना ही तो है ना, 19.563%। और नाइट्रोजन है 22.826%। अब हमें लिखने हैं इनके परमाणु भार चारों तत्वों के। भाई याद होने चाहिए आपके, पोटेशियम का होता है 39,
लोहे का होता है 56, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14। सबके लिख लिया हमने परमाणु भार। अब हमें निकालना है मोल अनुपात यानी प्रतिशतता बटे परमाणु भार। इसका मतलब 42.394 को भाग करना है 39 से। तो जब आप 42.394 को 39 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1.08, 1.08 आ जाएगा। यहाँ 15.217 को भाग करना है 56 से। जब आप 15.217 को 56 से भाग करोगे तो आ जाएगा 0.27। और यहाँ बेटे, यहाँ 19.563 को भाग करना है 12 से। 19.563 को जब आप 12 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1.63। और यहाँ बेटे 22.826 को भाग करना है 14 से, और ये भी 1.63 के लगभग ही आ जाएगा। तो हमें मोल अनुपात प्राप्त हो गया है, पर यह कोई सरल अनुपात तो है नहीं, इसलिए सरल अनुपात में हमें इस बार इसे बदलना पड़ेगा। सरल अनुपात में बदलने का तरीका क्या होता है, इस तरीके को ध्यान से सुन लो। वैसे तो 9th क्लास में आपने सीखा ही था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बार बार आप क्यों कह रहे हो, 9th क्लास में सीखा ही होगा। 9th क्लास में हम कह रहे हैं कि हमने अब से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमने 9th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। हम मिठाई दे के पास हो गए थे 9th क्लास में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब बच्चे सोच रहे हैं, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि आप ज्यादातर बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने 9th क्लास में इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो मिठाई का डब्बा देकर 9th क्लास का रिजल्ट लिए थे, ठीक है। चलो खैर देखते हैं। देखो क्या होता है, जब आपको इस तरह सरल अनुपात नहीं मिलता है, दशमलव में आपको बहुत सारे प्राप्त होती है संख्याएं, तो वहां हमें दिक्कत आती है कि सरल अनुपात हमें चाहिए। जब भी तो हम सरलतम सूत्र या मूलानुपाती सूत्र बताएंगे। तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या छांट लोगे और उस सबसे छोटी संख्या से सारी संख्याओं को भाग करना है आपको। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.27 है। तो 0.27 से इन सारी संख्याओं को भाग करोगे। कैसे, देखो 1.08 को भी भाग करना है 0.27 से। दशमलव से तो दशमलव उड़ जाएगा, 27 से भाग करना है 108 को। तो जब आप 108 को 27 से भाग करते हो तो आपको प्राप्त होता है 4। अब यहां क्या होगा, यहां तो ये संख्या 0.27 है, इसे 0.27 से भाग करना है तो 1 आ जाएगा। और ये 1.63 को भाग करना है 0.27 से, ये लगभग आ जाएगा 6। चलो लगभग बराबर का निशान लगाता हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6। और ये भी 1.63 है, 0.27 से भाग करेंगे लगभग बराबर 6 आ जाएगा। तो ये जो है हमें मिला है पूर्ण संख्याओं में अनुपात। इसे आप कह सकते हो सरल अनुपात। क्या कह सकते हो, सरल अनुपात कह सकते हो। तो आप इसे सरल अनुपात कहोगे तो मूलानुपाती सूत्र तो आप लिख दोगे, इसलिए आप लिख सकते हो मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। बताओ मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। मूलानुपाती सूत्र होगा, क्या होगा, के का कितना हिस्सा है, 4, तो K4। Fc का कितना है, 1 को लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। C का कितना है, C का हिस्सा है 6, और फिर H का कितना है, H का भी 6 है। तो ये हमें प्राप्त हुआ है मूलानुपाती सूत्र। पर क्या इन्होंने मूलानुपाती सूत्र पूछा था? इन्होंने तो यूं कहा था यौगिक का अणुभार इतना है तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। हमने अभी निकालना है मूलानुपाती सूत्र, हमें पहुंचना है अणुसूत्र तक। तो हम क्या करेंगे, जो मूलानुपाती सूत्र हमें मिला है उससे हम मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करेंगे बेटे। मूलानुपाती सूत्र भार निकाल दोगे। 4 तो है पोटेशियम,
पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 39 प्लस एक है Fc का परमाणु भार कितना होता है 56। ये याद होने चाहिए आपको। वैसे एग्जाम में दिए होते हैं ब्रैकेट में क्वेश्चन के, पर फिर भी याद रखा करो इन्हें। कार्बन कितने हैं 6, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और नाइट्रोजन 6 है, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। आप इन्हें जोड़ लोगे, इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें, और चारों संख्याओं को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो आपको संख्या मिलेगी 368। ठीक है, 368 मिलेगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हर जगह यही वाली संख्या मिलेगी, इस केस में जोड़ के आपको 368 मिलेगा। ध्यान रखना है, मूलानुपाती सूत्र भार जब आप निकालते हो तो यहां आपको 368 प्राप्त होता है, जो अणु भार के बराबर है। हर सवाल में मूलानुपाती सूत्र भार अणु भार के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखोगे, इस सवाल में है बराबर, हर सवाल में नहीं होगा। चलो एक सवाल ऐसा भी करा दूंगा जिसमें अलग हो। देखो 368 प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, मूलानुपाती सूत्र भार। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, N बराबर अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार बताया था ना। अणु भार कितना दिया है इन्होंने 368, और मूलानुपाती सूत्र भार भी हमारा कितना आया है 368। तो ये तो एक बार कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 1 आई। फिर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, कि जो अणु सूत्र होता है ना, जो अणु सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है n गुना। n की वैल्यू ये निकाल ली हमने 1, और मूलानुपाती सूत्र क्या था हमारा, अभी निकाला था K4Fc C6N6। इसका n गुना, n की जगह क्या लिखूंगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही कम 4, 6 ही कम 6 और 6 ही कम 6, तो संख्याएं जो की तू रहेंगी। इसका मतलब अणु सूत्र भी हमारा K4Fc C6N6 ही है। और मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात, ये तो हमारा आंसर आ गया। ये K4Fc C6N6 पता क्या होता है, ये इसकी सच्चाई ये है, देखो ये है रियलिटी। इसे उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर तो यही है आपका। अणु सूत्र तो वो है जो अणुओं की वास्तविक, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। हमें पता है इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, आपने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। जटिल लवण या संकर लवण करके एक क्वेश्चन था, और उसमें लवण के प्रकार में एक प्रकार पढ़ा था आपने, जटिल लवण या संकर लवण। उसके उदाहरण में आपने पढ़ा था K4Fc पर हमें उत्तर ये देना है। आप यदि लिख के आ जाओगे इस उत्तर को तो एग्जामिनर बहुत सेटिस्फाई हो सकता है, जो पेपर चेक करेगा आपकी कॉपी, वो बहुत अच्छा लगेगा उसे कि बच्चे को नॉलेज है कि उसने लिख दिया कि इसका वास्तविक रूप क्या है। पर हमारा उत्तर यही है, अणु सूत्र यही है K4Fc C6N6। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सब। क्वेश्चन ये है कि एक यौगिक में कार्बन 40%, एक यौगिक में कार्बन है 40%, हाइड्रोजन 6.66%, कोमा लगा के लिखता हूं, हाइड्रोजन दिया है इन्होंने 6.66% हैं, तथा यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है बेटे। इस बार बताया था ना मैंने सूत्र, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, 30। यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का
अणुसूत्र। तो अणुसूत्र तक हमेशा मूलानुपाती सूत्र के द्वारा ही पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सीधा अणुसूत्र बता दोगे, पहले आपको मूलानुपाती सूत्र बताना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज हमेशा आपको चेक करनी है कि जो तत्वों की प्रतिशतताएं दी हैं, हमें किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परसेंटेज दी है, तो आप उनकी प्रतिशतताओं को जोड़ के देख लो कि उनका योग 100 बैठता है या नहीं। यदि यौगिक में दिए गए तत्वों की प्रतिशतताओं का योग 100 आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि यौगिक में केवल वे ही तत्व उपस्थित हैं। परंतु यदि उनका जोड़ 100 से कम रहता है तो आप समझ जाओ कि यौगिक में एक तत्व और बचा हुआ है, और वो जो बचा हुआ तत्व होता है ना, जिसे नहीं देते हैं हमें सवाल में, वो तत्व होता है ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। जैसे देखो, ये 40% तो कार्बन हो गया और 6.66% हो गया हाइड्रोजन। तो 40 और 6 46.66%, इनका जो टोटल बैठा है ना, वो 46.66% बैठा है, यानी 46.66% बैठा है। क्या वो 100% है? नहीं है 100%। और यदि वो 100% नहीं है तो कोई तत्व बचा हुआ है जो सवाल में नहीं दिया गया है, और वो तत्व हमेशा ऑक्सीजन होता है। इस चीज को कान खोल के सुन लो, वो तत्व हमेशा ऑक्सीजन होता है जिसे नहीं देते हैं सवाल में। तो आप सबसे पहला काम तो यही कर लो कि ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज निकाल लो पहले ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने का तरीका यह है कि 100 में से घटा दो परसेंटेज किसकी? कार्बन की, और परसेंटेज किसकी? हाइड्रोजन की। तो ये 100 में से हमें घटाना है 40 प्लस 6.66, यानी हमें 100 में से घटाना है 40 और 6 46, 46.66%। तो घटा दोगे नहीं? देखो ऐसे ही तो घटाते हो आप, 100 में से घटाओगे 46.66%, इसे तो घटा लोगे बेटे। तो जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 53.34%। यहां लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा 53.34%। अब हमारे पास एक तीसरा तत्व भी है। कौन सा है तीसरा तत्व? ऑक्सीजन। क्या है बेटे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको ऐसे निकालनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी क्लास 9th पर। यहां तो लिखेंगे बेटे हम तत्व, और तत्व के बाद यहां लिखेंगे उनकी परसेंटेज कि कितने परसेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटे? परमाणु भार। और परमाणु भार के बाद क्या लिखते हैं हम? परमाणु भार के बाद लिखेंगे मोल अनुपात, या अपेक्षिक अनुपात भी आप कह सकते हो, या अनुपात कह सकते हो केवल। और यहां हम लिखते हैं सरल अनुपात। और जब हमें सरल अनुपात मिल जाएगा तो समझो हम सरलतम सूत्र बता देंगे, या फिर आप कह सकते हो कि मूलानुपाती सूत्र बता देंगे। और जब हम मूलानुपाती सूत्र बता देंगे तो मूलानुपाती सूत्र भार भी निकाल लेंगे, और मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे तो हम उससे क्या करेंगे? n का वैल्यू निकाल लेंगे, और n के वैल्यू से गुणा करेंगे मूलानुपाती सूत्र भार को, उससे हमें पता चल जाएगा अणु सूत्र। तो तत्व दे रखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज कार्बन की कितनी है? 40%। हाइड्रोजन की कितनी है? 6.66%। ऑक्सीजन की कितनी है? 53.34%। ये परसेंटेज लिख दी। परमाणु भार सारी दुनिया को पता है, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब निकालना है मोल अनुपात, यानी कि 40/12, और यहाँ 6.66/1, और यहाँ 53.34/16। तो जब 40 को आप 12 से भाग करोगे तो ये आएगा 3.33, और ये कितना है? ये तो 6.66 ही रहेगा, 1 पे भाग कर रहे, और ये भी आ जाएगा 3.33। अब ये तो कोई पूर्ण संख्याओं में अनुपात तो है नहीं, सरल अनुपात तो है नहीं,
तो इसे सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करूं, बताओ क्या करूं सरल अनुपात में बदलने के लिए? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद, सोना नहीं है किसी को बिल्कुल भी, जागते रहो, बिल्कुल जागते रहो एकदम। सबसे छोटी संख्या बताओ, 3.33 है, तो तीनों संख्याओं को 3.33 से आप भाग कर दो। तो पहली संख्या हमारी है 3.33, इसे भी भाग करनी है 3.33 से और ये आ जाएगा 1। दूसरी संख्या है 6.66, इसे भाग करनी है 3.33 से और ये आ जाएगा 2। 2 ही तो आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और तीसरी संख्या 3.33 है, इसे भाग करनी है 3.33 से, ये आ जाएगा 1। बताओ ये अनुपात पूर्ण संख्याओं में नहीं है क्या? है ना, पूर्ण संख्याओं में सरल अनुपात है। तो ये हमें मिला है सरल अनुपात। इसलिए जब आपको सरल अनुपात मिल गया है तो आप बेटे मूलानुपाती सूत्र बता नहीं सकते क्या? अब तो बता दोगे आप। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा बताओ? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, C1H2O1। या यदि आपको ज्यादा इतराना है ना, तो ज्यादा इतराना है तो ऐसे लिख दो आप, CH2O, 1 को लिखो ही ना आप। ठीक है, ये मिला हमें मूलानुपाती सूत्र। जब हमें मूलानुपाती सूत्र मिल गया ना, तो आप मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लो ना। मूलानुपाती सूत्र भार बताओ, निकाल लोगे क्या? मूलानुपाती सूत्र भार, 1 है कार्बन 12 वाला, 2 है हाइड्रोजन 1 वाले, 1 है ऑक्सीजन 16 वाला। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 2 14 और 16 30 हो जाएगा ये। तो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र भार आया है 30। अब आप एक काम करो, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था दूसरे नोट में, फार्मूला बताया था कि ये जो अणुभार होता है ना, ये 2 गुना होता है वाष्प घनत्व का। बताओ ये फार्मूला बताया था या नहीं बताया था? अणुभार दुगना होता है किसका? वाष्प घनत्व का। तो यहां लिखूं 2, वाष्प घनत्व कितना दिया था क्वेश्चन में? यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, 30 दिया था, तो 30 दूनी 60। देखो मूलानुपाती सूत्र भार 30 और अणुभार 60, दोनों चीज अलग अलग है ना। फिर मैंने आपको एक फार्मूला और सिखाया था एन का। क्या सिखाया था? एन का फार्मूला सिखाया था, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। बताओ सिखाया था या नहीं? अणुभार कितना है अभी तो निकाल लो, अणुभार 60 है, और मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकला? 30 निकला जोड़ के, तो 30 दूनी 60, यानी एन की वैल्यू कितनी आई है? 2। और फिर मैंने एक फार्मूला और सिखाया था, फार्मूला, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और ये भी फार्मूला सिखाया था कि यदि आपको अणु सूत्र निकालना हो ना, यौगिक का अणु सूत्र, तो आप एक काम करो, आप मूलानुपाती सूत्र को लिखो। किसे लिखो? मूलानुपाती सूत्र को, और उसे n से गुणा कर दो। और मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या है? C1H2O1, और n की जगह में क्या लिखूंगा? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा C2H4O2। ये हमारा उत्तर है। और इसकी सच्चाई बताऊंगा आपको क्या है। ये कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। देखना जरा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, चाउमीन में डालते हैं जिसे, अचार बनाते हैं जिसका। कार्बन 2 हैं, देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 हैं, 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2 हैं, 2 हैं ऑक्सीजन। पर आपको उत्तर ये दे के आना, इसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। हमारा उत्तर है C2H4O2। आप CH3COOH लिख सकते हो, वहां अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे हमने मूलानुपाती सूत्र पढ़ लिए हैं। मूलानुपाती सूत्र जिसे आप सरलतम सूत्र कहते हो, उसे तो हमने सीख लिया। अणु सूत्र भी हमने सीख लिया।
अणु सूत्र को आप आणविक सूत्र भी कह सकते हो। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के रासायनिक सूत्र की, और तीसरे प्रकार का जो रासायनिक सूत्र होता है उसे हम कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहते हैं बेटे? संरचना सूत्र। और संरचना सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हमें सीखना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या संरचना सूत्र का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि मान लो आपके पास किसी यौगिक का एक अणु है और उस अणु में बहुत सारे परमाणु हैं, जैसे 2 या 3 या 4 या 5। तो वे सभी परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हैं, यानी कौन से बंधों द्वारा जुड़े हैं, इस बात को बताने वाला जो सूत्र होता है उसे कहते हैं संरचना सूत्र। अर्थात जो यौगिक के अणु की संरचना को स्पष्ट करता है उसे कहते हैं संरचना सूत्र। तो पहले मैं परिभाषा यहां लिख दूं, फिर समझेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो संरचना सूत्र का मतलब होता है किसी यौगिक का संरचना सूत्र, किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह रासायनिक सूत्र होता है, वह रासायनिक सूत्र होता है जो यह बताता है, ऐसे लिखता हूं, जो यह बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हैं, आपस में किस प्रकार जुड़े हैं। किस प्रकार जुड़े हैं? आपको पता है कि जोड़ने के लिए, परमाणुओं को आपस में जोड़ने के लिए तो रासायनिक बंध होते हैं। तो वे बंध कौन कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आयनिक बंध है, सह संयोजक बंध है, उप सह संयोजक बंध है। और उनका बॉन्ड एंगल क्या है, बंध कोण क्या है? तो बंध जो मैंने आपको नाम बताए हैं, आयनिक बंध, सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध, ये नाम बताए हैं ना। 9th क्लास में पढ़े थे आपने, 9th क्लास में आपने तीनों बॉन्ड पढ़े थे, और बॉन्ड एंगल के बारे में भी थोड़ी सी बात की गई थी 9th क्लास में। पर हम अब इस 11th क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन सारी बातों को बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे, और यहाँ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर इन फ्यूचर, अर्थात भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पूछेगा कि 11th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी थी, तो आप वहां कहोगे कि हाँ सर पढ़ी थी 11th क्लास में हमने ये चीज, क्योंकि 11th में तो पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली है, आगे तो बहुत पढ़ना है अभी। ठीक है, जितनी अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त करनी है उतना ही अच्छी आपको, उतने ही अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतने ही अच्छे लेवल तक। ठीक है बेटे, तो किस प्रकार जुड़े हैं, अणु में उपस्थित सभी परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े हैं, इस चीज को बताने वाला जो रासायनिक सूत्र होता है उसे कहते हैं हम संरचना सूत्र। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं, चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। मान लो हम बात करते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लो हम मीथेन की बात करते हैं। मीथेन का अणु सूत्र होता है CH4, ये अणु सूत्र है मीथेन का। यदि आपको इसका संरचना सूत्र बताना है तो आप बताते हो कि कार्बन का एक परमाणु है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा,
और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो ये संरचना सूत्र है किसका? मीथेन का या CH4 का। ये अणु सूत्र लिखा हुआ है और ये जो बना रखी है संरचना, ये है संरचना सूत्र। क्या है बेटे? संरचना सूत्र। इसी तरीके से आप एक काम करो, एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लो मैं कहूं आपको इथेन की बात करते हैं, चलो C2H6 का संरचना सूत्र बताओ। तो 2 कार्बन हैं, एक और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ेंगे और 3 हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ेंगे, क्योंकि H हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ये जुड़ गए बेटे 3 हाइड्रोजन तो पहले कार्बन के ऊपर और 3 हाइड्रोजन जुड़ गए दूसरे कार्बन के ऊपर। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इथेन का या C2H6 का। बहुत सारे आप संरचना सूत्र बना सकते हो और मैं आपको बनवाऊंगा भी। जिस चैप्टर में हम संरचना सूत्रों का अध्ययन करेंगे वहां मैं बहुत सारे संरचना सूत्र आपको बनवाऊंगा। चलो एक और देखते हैं, CH3OH, जिसे आप कह सकते हो एक कार्बन वाला एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं इसे? मिथाइल एल्कोहल। 10th क्लास में आपने नाम सीखे थे कार्बनिक यौगिकों के, पर मैं 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको कार्बनिक यौगिकों के और अकार्बनिक यौगिकों के नाम सिखाने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटे? देखो, कार्बन 1 है, ये बना दिया एक कार्बन। हाइड्रोजन 3 है, ये जुड़ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा, एक ये जुड़ा, एक ये। ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए दोनों तरफ बॉन्ड है। कार्बन की संयोजकता होती है 4, इसलिए चारों तरफ बॉन्ड है। और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, इसलिए हाइड्रोजन केवल एक बॉन्ड बनाता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र है या स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है बेटे? अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा कि रासायनिक सूत्र का क्या मतलब होता है, रासायनिक सूत्र। और ये भी समझ में आया होगा कि रासायनिक सूत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा था मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र या इंपीरिकल फार्मूला। दूसरा आपको पढ़ाया गया था आणविक सूत्र या अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तीसरा आपने पढ़ा है संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये 3 तरह के रासायनिक सूत्रों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। इनकी हमें रासायनिक विज्ञान में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटे? बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स यदि आपके हाथ से बने हुए होंगे तो सबसे बेस्ट है, बेस्ट एकदम। और यदि आप आलसी हो, आलस्य के गुलाम हो चुके हो, आलस्य शेष नाग की तरह आपके ऊपर ऐसे बैठा हुआ है कि मैं तुझे जिंदगी में तरक्की नहीं करने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आलस्य रूपी शेष नाग एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस विद्यार्थी ने आलस्य की गुलामी कर ली वो फिर पूरी उम्र भर आलस्य की गुलामी ही करता रहेगा। वो भविष्य में कभी भी तरक्की की किरणें उसे नजर नहीं आएंगी। तो इसलिए आलस्य को अपने से मीलों दूर भगा दो और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो। यदि आप आलसी हो, आप नहीं लिख पाते हो मेरे साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले तो लेते हो पर नहीं लिख पाते हो, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें प्रिंट आउट तो करा लोगे मार्केट में जाके, उनके प्रिंट आउट निकलवा लो, स्पाइरल बाइंडिंग करा लो और उसमें से पढ़ो। वे आपके द्वारा नहीं लिखे गए हैं, मेरे द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है बेटे? और एक तरीका और है, यदि आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर, आपको चैनल मिल जाएगा और वहां आपको 11th और 12th के जितने यूनिट कंप्लीट हुए हैं उन सबके PDF नोट्स मिल जाएंगे। वहां से भी आप PDF नोट्स को यूनिट वाइज डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।